गुड मॉर्निंग क्लास 8। आप लोगों को चैप्टर 6 जो था वो संदीप सर ने पढ़ा दिया था, तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा देते हैं। सबसे पहले है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन दिया है और उसमें से सही सही आपको चूज कर लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं, मदर विल ड्राइव हिम ऑफ बाय कॉलिंग हिम। माँ ने उसे किस प्रकार से पुकारा, ठीक है सर। तो आपके पास ऑप्शन है नॉटी, क्लीवर, क्यूट, पपी। पहला का राइट ऑप्शन होगा नॉटी। सेकंड, टू हुम वाज द चाइल्ड टॉकिंग। बच्चा किससे बात कर रहा था। पूरे चैप्टर में फादर, सिस्टर, मदर और नन ऑफ दीज। तो फादर सिस्टर की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ मदर की बात हुई है, यानी कि मदर सेकंड का ऑप्शन होगा। द चाइल्ड फर्स्ट इमेजिन टू बी ए। बच्चा ने सबसे पहले जो अपने आप को कल्पना किया तो किस चीज़ में किया, डॉग, पैरोट, कैट, पपी। तो सबसे पहले उसने अपने आप को इमेजिन किया एज ए पपी की तरह। इसका पपी ऑप्शन सही होगा। द चाइल्ड देन इमेजिन टू बी ए, यानी कि जब पपी की तरह इमेजिन किया तो उसके बाद उसने खुद को किस प्रकार से इमेजिन किया, ये देख लेते हैं। मतलब कि एक और तरीके से किया तो पपी, कैट, डॉग और पैरोट। तो उसने पपी के बाद अपने आप को पैरोट की तरह इमेजिन किया। द चाइल्ड वुड बिकम एंग्री विथ हिज मदर इफ शी वुड डैश द पपी। बच्चा क्यों माँ से नाराज था, क्या कारण था। तो माँ ने उसे बोला था कि आप वहाँ से चले जाइए, यानी कि 5 का ऑप्शन होगा। ड्राइव ऑफ जो होगा वो 5 नंबर का राइट ऑप्शन होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला का ए नंबर, दूसरा का आप लगा सकते हैं बी, तीसरा का ए, चौथा का डी और पांचवा का ए। अब ट्रू एंड फॉल्स की बात कर लेते हैं। द चाइल्ड इज इनवाइट विथ हिज मदर फॉर कॉलिंग हिम ए नॉटी चाइल्ड। बच्चा जो था वो अपनी माँ से किस लिए नाराज था कि माँ ने उसे शैतानी बच्चा कहा था। तो ये आपका ट्रू ऑप्शन है। एज ए पैरोट द चाइल्ड वुड बी कॉल्ड रिच एंड ग्रे क्रिएटिविटी बाय हिज मदर। पैरोट की तरह कल्पना की जाए तो जो तोते होते हैं वो ग्नेइंग और दूसरी चीज़ क्या करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू है। द चाइल्ड इज टॉकिंग टू हिज एनिमल्स, नहीं, फॉल्स, सिर्फ इमेजिन कर रहा था। द चाइल्ड वुड नॉट अलाउ हिज मदर टू फीड हिम एज ए पनिशमेंट फॉर स्कॉल्ड हिम हिज पपी। बच्चा जो था वो अपनी माँ जो थी उसे खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खा नहीं रहा था। क्यों, क्योंकि उसे उसकी माँ ने डांटा था। तो ये भी आपका ट्रू ऑप्शन है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द मदर वुड कॉल हर चाइल्ड एज डैश इफ ही वेयर ए पपी। माँ ने क्या कहा था जब वो पपी था, तो माँ ने उसे नॉटी कहा था। इफ मदर कॉल्स हर चाइल्ड ए पैरोट ही वुड डैश इनटू द वुड। अगर माँ उसे पैरोट कहती तो वो क्या करता, वह लकड़ी जंगलों में भाग जाता। द चाइल्ड इज टॉकिंग टू हिज डैश। बच्चा किससे बात कर रहा था, बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा था। द चाइल्ड इमेजिन हिमसेल्फ टू बी ए डैश एंड डैश। तो बच्चा अपने आप को किस प्रकार से कंपेयर कर रहा था, बच्चा अपने आप को पपी और पैरोट के रूप में इमेजिन कर रहा था। द मदर वुड कॉल हर चाइल्ड एज डैश एंड डैश क्रिएचर इन ए वेयर ऑफ पैरोट। तो रिच और इसमें हो जाएगा रिच और एक और ऑप्शन होगा अनग्रेट कि नहीं, ये 2 ऑप्शन होंगे, ये इसके राइट ऑप्शन होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग अपने फियर कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, साथ में वर्ड मीनिंग भी लिख लीजिएगा इंग्लिश टू इंग्लिश। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मिलते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। ये बच्चे ध्यान देंगे। हाँ बोलिए। आज उनको ये पाठ 16 में एक चैप्टर है विकास। विकास का मतलब डेवलपमेंट, इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट, आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना किसी चीज़ को। तो इस कहानी के माध्यम से
हमारे लेखक जो हैं पांडे बेचैन शर्मा उग्र उनका नाम है, उन्होंने लिखा है विकास। तो हमारा विकास कैसे होगा? इस पाठ में लेखक ने मनुष्य का विकास ना दिखाकर उसका पतन दिखाया। इस चैप्टर में लेखक ने मनुष्य का विकास ना दिखाकर उसका पतन दिखाया है, क्योंकि आज के मनुष्य के जीवन का लक्ष्य केवल धन कमाना है। यह विश्वसनीयता, परोपकार, भाईचारा आदि को भूल चुका है। और इस पाठ का एक ही पात्र मनुष्य है। यह कहानी मनोरंजक, उपदेशात्मक और शिक्षाप्रद संदेश प्रदान करती है। ये कहानी जो है हमें शिक्षा देती है, और इसको अपने हम लोग जीवन में उतारे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समुद्र का हाहाकार सुनकर या बर्ज का गर्जन, भूकंप का महासंहार देखकर या ज्वालामुखी का स्फुलिंगोद्वार अथवा आकाश का विस्तार कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता, मगर एक दी मनुष्य के मन में विश्वसनीयता, विश्व विनाशक विश्वनाथ ईश्वर की पूजा और स्मरण के लिए एक महान बनने का इच्छा हुई। ईश्वर की दृष्टि का ही अनुकरण करते हुए मनुष्य ने अपनी रचना शुरू की। ईश्वर की दृष्टि का ही अनुकरण करते हुए मनुष्य ने अपनी रचना शुरू की। लंबे मोटे वृक्षों की नकल में उसने खंभे बनाए, ऊंचाई पहाड़ों की नकल की, गुंबद बनाया आसमान के अनुकरण पर, और एक मनुष्य ने ईश्वर का घर तैयार कर लिया। मनोवांछित फल पाने के लोभ में मंदिर के लिए भगवान की एक मूर्ति गढ़ी गई। आदमी अपनी संतुष्टि के लिए भगवान की पूजा करता है तो मंदिर बनाता है। ये उसके मन में होता है कि हम लोग मंदिर जाएंगे तो पूजा करेंगे तो मुझे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे, हमारा विकास होगा। तो आदमी इसे ही सोचकर, फल पाने की इच्छा रखकर वो मंदिर का निर्माण करता है और उसमें मूर्ति रखता है, और आदमी कुटुंब तथा कुनबे के साथ पूजा करने लगता है। कुटुंब और कुनबे के साथ वह पूजा पूरे मन से वह पूजा करना शुरू कर देता है। परिवार के साथ वह पूजा करना अपना शुरू कर देता है, ताकि कुछ हमें फल मिलेगा भगवान की तरफ से। मगर पत्थर ना पसीजा, आदमी की एक भी इच्छा ईश्वर या उस मूर्ति की कृपा से पूरी ना हो सकी तो सकुटुंब पूरे परिवार, सकुटुंब का मतलब पूरे परिवार, सारी शक्तियों का समय बनाकर मंदिर में जला देने पर भी जब आदमी को अपने पथ पर प्रकाश नजर नहीं आया, तब वो मंदिर की महिमा में संदेह करने लगता है। जब इतना आस्था से वो मूर्ति लगाया और पूजा कर रहा है, जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो सोचता है बेकार है, समझे। तब ये मंदिर की महिमा पर संदेह करने लगता है, उसी पर उंगली उठाने लगता है। इसी बुरी घड़ी में इसे बनाया था क्या? इसकी बनावट में ऐसी कोई भूल तो नहीं रह गई जिससे ईश्वर इसमें आते ही ना। तो आदमी बोलता है कि क्या तुम इसको किस घड़ी में बनाए थे? शुभ समय में नहीं बनाए थे? पतरा देख के नहीं बनाए थे मंदिर को? ऐसा क्या चूक कर दिए जिसके चलते भगवान यहाँ नहीं आते हैं, इसका फल सीधा नहीं मिलता है, उल्टा मिलता है? तो क्या सारा परिश्रम पानी में ही रह गया? नहीं, मैं हारने वाला नहीं, मैं दूसरा मकान तैयार करवाऊंगा। तो ये बोलता है ये नहीं, अब मैं दूसरा बनवाऊंगा। आदमी ने दूसरा मकान तैयार किया, बिल्कुल नए ढंग का। ईश्वर की मूर्ति भी किंचित परिवर्तन में थोड़ा अलग, उसको हटकर कुछ नया कर परिवर्तन करके उसके दूसरे रुख, दूसरी वेदी पर बैठाया इस पर, और इस घर का नाम रखा गिरजाघर। तो मंदिर के बाद अब उसके बाद आदमी ने उसको कुछ अलग ढंग से, कुछ उसमें बदलाव लाकर मंदिर के बाद अब गिरजाघर बनाया।
कि गिरजाघर से हमें कुछ मिलेगा। श्रद्धा विश्वास लोक और परलोक के सपने देखता आदमी अपने लिए गिरजाघर में भगवान को फंसाने की कोशिश करने लगा, मुट्ठी में हवा को थामने की कोशिश करने लगा। मगर यो तक धूप दीन जलाने का भी जब भगवान की आहट ना हुई तब आदमी बहुत घबराया। इतना फिर इसमें दिए धूप जलाने लगा, लोग पूजा करने लगा, बत्ती जलाने लगा, फिर भी इसमें कोई आहट ना हुई तो आदमी घबरा गया। उसका विश्वास आंधी में पीतल के पत्ते सा फहराने लगा। तो कहने में इसमें कहानी में उद्देश्य है कि आदमी मनुष्य जब कोई चीज बनवाता है तो इस आशा में बनवाता है कि उसकी कुछ ना कुछ तरक्की होगी, विकास होगा। मंदिर बनवाया कि विकास होगा, भगवान आएंगे उसमें ही भगवान ना दिखे। गिरजाघर बनवाया उसमें ही भगवान ना दिखे। यह मंदिर छी, उसने सोचा, अफिप्ची का अड्डा है, ईश्वर का विश्राम स्थल नहीं। यह मूर्ति कठोर पत्थर है। मैं इन दोनों को मिटवा मिट कर अब ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें ईश्वर के निराकार रूप की पूजा वापना की जा सके। बिना उसकी पूरी खबर लिए मैं मान नहीं सकता। तो बोलता है कि अब गिरजाघर दोनों देख लिए, अब मंदिर बनाकर अब मैं नया चीज बनवाऊंगा जिसमें देखूंगा कि मैं जब तक उनको देख ना लेता हूँ भगवान को तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं। नई मिट्टी और नए जीवन से मनुष्य ने एक नया मकान गुम्बददार मीनार सहित तैयार किया, इसका नाम था मस्जिद। वहीं सब परिवार एकत्र होकर सब आदमी उस पर निराकार परवरदिगार की नमाज पढ़ने लगा। कुछ दिनों पहले जिसने एक आकार को तैयार करने के बाद उन्हें हाथों से उसने बिगाड़ दिया था। घुटने टूटे तथा माथा फूटा, सिजदों में नमाज में रातें गई, दिन गए, मगर मतलब आदमी ना हुआ। हाय रे! हैरान होकर वह माथे पर हाथ रख लंबी सांसें लेकर जाने लगा। ना खुदा ही मिला, ना ही विशाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। इसमें कहने का ये जो है, कहने का तात्पर्य है कि इतना कुछ किए, सब कुछ बनाए, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गिरजाघर बनाए, लेकिन खुदा यहाँ ना मिला, ना उधर मिला, ना इधर, मैंने खुदा हमको कहीं नहीं मिला। खुदा हमें दिखाई नहीं मंदिर में, ना मस्जिद में खुदा दिखा। भगवान ना मंदिर में दिखे, ना मस्जिद में, ना गिरजाघर में। इस बार सारा खाक पत्थर, सारी माया जोड़कर मनुष्य ने लेटेस्ट डिजाइन का एक मकान तैयार किया। उसके बाद फिर इतना होने के बाद फिर एक सारा पत्थर और जितना अपना जो भी लगता है मटेरियल लगाकर एक नया डिजाइन का मकान तैयार किया। उसका नाम रखा जनरल स्टोर। और अब मनुष्य इस नए मकान में भयानक व्यापार करता है और सुबह से शाम तक खरीदारों की भीड़ से उसे फुर्सत नहीं है। वह रोज की अंजलि भर सोना कमाता है। इससे उसकी तिजोरियाँ तो अब तो रत्नों से भरी हैं। और अब तो आदमी बिजनेस में इतना बिजी है रहता है कि मंदिर, चर्च, मस्जिद की बनावट या चर्चा में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहे। ईश्वर सो ईश्वर तो अब मनुष्य पैसे में को मानता है। इतना सारा बनाने के बाद लास्ट में मनुष्य ने एक जनरल स्टोर खोला जिसमें उसका बिजनेस चल पड़ा, काफ़ी पैसा आने लगा। तो इतना पैसा आने लगा कि आदमी अब मंदिर मस्जिद सब भूल गया और सिर्फ ईश्वर को अब सिर्फ पैसा ही मानता है। सोचता है कि पैसा ही दुनिया में सबसे बड़ा है, तो ईश्वर को भूल गया। ईश्वर जब उसको नहीं मिला मंदिर में ना मस्जिद में, बेजान पत्थर में ईश्वर खोजता था, नहीं मिला, तो वो अब भूलकर पैसे को ही ईश्वर मान लिया। और आज में लोग पैसे को ही ईश्वर मानते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के लिए मैथ्स में जो मेंसुरेशन का फॉर्मूला हम बता रहे थे उसमें ट्रायंगल का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। ये पहले भी आप जानते हो कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल
यही फॉर्मूला है, लेकिन इसमें एक 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू लेग्स। और तीसरा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अगर साइड आपको पता है, साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल होता है, तीनों साइड इक्वल होता है, इसलिए यह तीनों साइड इक्वल वाला फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। चौथा है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। इसका होता है 1/2 बेस इंटू √a² - b²/4। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि b क्या है, बेस है, और a क्या है, तो इक्वल साइड है। इसलिए इस फॉर्मूला का एक और प्रारूप है जो हम कल बताएंगे आपको, इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जा सकता है। और पांचवा है एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में डिफरेंट लेंथ का साइड होता है, और डिफरेंट लेंथ के होने के चलते इसमें जो फॉर्मूला लागू होता है वो हीरोज का फॉर्मूला लागू होता है, s × s - a, s - b, s - c। ABC क्या है? ABC ट्रायंगल का साइड है a + b + c/2, यानी हाफ पेरीमीटर है। यानी हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला s यहाँ हो गया, यानी s = a + b + c/2। और ABC क्या है? तो ट्रायंगल का साइड है। स्मॉल में जो साइड लिखा जाता है, स्मॉल में जो एंगल के प्रारूप में लिखा जाता है, एंगल के ऑपोजिट में लिखा जाता है, वो ABC होता है। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाउ मेनी एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप जवाब सकते हैं 5। ये पांचों में टोटल एरिया आ जाता है जो ट्रायंगल का एरिया होता है। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो हमको लगता है कि ग्रेजुएट तक आपको कोई फॉर्मूला की, ट्रायंगल से रिलेटेड फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेरीमीटर की जहाँ तक बात है, तो पेरीमीटर में आपका एक ही फॉर्मूला लागू होता है, वो होता है सम ऑफ द ऑल साइड्स। ट्रायंगल का 3 गो साइड होता है, तीनों साइड को ऐड कर दोगे तो सम ऑफ द साइड्स होता है। अगर कोई कहता है कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बताइए, तो 2a + b। AB क्या है? तो b बेस हुआ, a इक्वल साइड हुआ। इस तरह से आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछता है तो सम ऑफ द ऑल साइड करिए, 3a कर दीजिए। 3a का मतलब 3 इंटू साइड का गुना। तो इस तरह से आपका ये पेरीमीटर और एरिया दोनों आपका कंप्लीट हुआ। अब आप एक्सरसाइज में आएंगे। कल हम आपको बताएंगे क्वाड्रिलेटरल में 2-3 चीज बताए थे आपको, स्क्वायर और रेक्टेंगल का बताए थे। स्क्वायर और रेक्टेंगल के बाद रोम्बस का बताएंगे, ट्रेपेजियम का बताएंगे, पैरेललोग्राम का बताएंगे, सबका एरिया बताएंगे और पेरीमीटर बताएंगे। उसके बाद लेसन स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।